अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम फोकस करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस पर, यानी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो शामिल होते हैं, जैसे कि आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और क्योंकि हमारे यहाँ जो है डिवीज़न है फर्स्ट ईयर में आपको नॉट में पढ़ाई जाती है, और तमाम ऑर्गन्स की, तमाम सिस्टम्स की, और सेकेंड ईयर में जाके फिर आप जो है इसकी फिजियोलॉजी जो है वो देखते हैं। और इसके जो ऑर्गन्स इसमें शामिल होते हैं वो सबसे पहले नोज़ आ जाती है आपकी। नोज़ नेज़ल कैविटी कहलाती है। नेज़ल कैविटी की दो ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग एंड इंटरनल ओपनिंग। तो एक्सटर्नल ओपनिंग जो आपको अपने नॉस्ट्रल्स नज़र आते हैं, जिनको आप एंटीरियर नैरिस भी कहते हैं या नॉस्ट्रल्स जिसे कहते हैं, ये दो नॉस्ट्रल्स होते हैं। इसके बैक साइड पर ये नेज़ल कैविटी आ जाती है। नेज़ल कैविटी उसके बाद जो है वो फिर पीछे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो आप कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स को अगर आप अलग से थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपको ये जो सेंटर में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये फेरिंग्स है। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो ये नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी में इस तरह से एयर ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करने के बाद जो है वो पीछे की तरफ इसकी ओपनिंग है नेज़ल कैविटी की। ये ओपनिंग किसके अंदर है? फेरिंग्स के अंदर है। तो फेरिंग्स के अंदर ये ओपनिंग जो है वो फेरिंग्स की ओपनिंग जो है वो जो नेज़ल कैविटी के पीछे फेरिंग्स का पार्ट आता है उसको जो है आप ओरोफेरिंग्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो माउथ कैविटी है, ठीक है, ये माउथ कैविटी भी बैक साइड पर आपको पता है कि एक ओपनिंग के ज़रिए फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। तो ऊपर की तरफ ये नेज़ल कैविटी ओपन हो रही है, और नीचे की तरफ ये माउथ कैविटी ओपन हो रही है, जिसको आप ओरल कैविटी कहते हैं। तो ओरल कैविटी के बैक साइड पर जो फेरिंग्स का पार्ट आता है उसको आप फिर ओरोफेरिंग्स कहते हैं। फिर नीचे की तरफ फर्दर ये ट्यूब जो है ये इस तरह से कनेक्ट होती है आगे जाके इसोफिगस के साथ, यानी जो ग़िज़ा की नाली होती है आपकी उसके साथ ये कनेक्ट हो जाती है। तो जो भी फूड वगैरह आप लेते हैं वो माउथ के ज़रिए फेरिंग्स में ही आता है, और फेरिंग्स से फिर इसोफिगस में चला जाता है। और एयर जो होती है वो नेज़ोफेरिंग्स से नाक के ज़रिए ट्रैवल करती हुई फेरिंग्स में आती है, और फेरिंग्स से फिर ये चली जाती है कहाँ पर? यहाँ लैरिंग्स में। लैरिंग्स जिसको आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो लैरिंग्स के बाद फिर ये जो आपको पार्ट नज़र आ रही है ट्रैकिया का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो है वो अपर पार्ट है ये लैरिंग्स कहलाता है। इसी के अंदर आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है आवाज़ जो है वो जनरेट होती है। यानी एयर जब इस बॉक्स के अंदर जो कॉर्ड्स से टकराती है तो फिर वो आवाज़ जो है वो जनरेट होती है, इसीलिए हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और इसी वॉइस बॉक्स से फिर हवा जो है, एयर जो है वो ट्रैवल करती हुई ट्रैकिया में जाती है, और फिर ट्रैकिया से फर्दर जो है वो इस तरह से ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स से ट्रैकिया स्टार्ट हो गया। ये दूसरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये ट्रैकिया कहलाती है। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो फिर लंग्स के सेंटर में जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक राइट लंग में जा रही है और ये लेफ़्ट लंग में जा रही है। तो लेफ़्ट लंग में जब ये जाती है तो फिर ट्रैकिया जो है ये ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ब्रोंकाई हैं फिर ये फर्दर इनकी डिवीज़न होती है, तो इसको हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं। राइट लंग में 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्योंकि राइट लंग के जो होता है लंग उसके अंदर 3 लोब्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 3 लोब्स होते हैं, और हर लोब में जो है ये एक ब्रोंकाई जो है फिर वो डिवाइड होकर 3 ब्रोंकाई बना लेते हैं। फिर हर लोब के अंदर फर्दर इसकी डिवीज़न होती है, और इस तरह से ये एक ब्रोंकियल ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये आपको अगर बड़ा करके देखें इसको तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये ब्रोंकियल ट्री कहलाती है, जो है वो आपको बहुत क्लियर इसमें नज़र आ रही है। ये ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद जो है ये फिर ब्रोंकस, एक है तो ब्रोंकस कहते हैं और 2 हैं तो ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस नज़र आ रहा है, राइट ब्रोंकस नज़र आ रहा है। और राइट ब्रोंकस जो है फर्दर पहले 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच। ठीक है, इनमें से फिर तीसरी जो ब्रांच है इसको आपको जो है वो डिटेल में बताया गया है कि आगे जाके किस तरह से डिवीज़न होगी। इसमें हर ब्रांच जो है वो हर लोब में जाकर इस तरह से डिवाइड होगी। लास्ट में ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो बन जाते हैं बिल्कुल लास्ट की जो ब्रांच होगी, उसके बाद जो ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये राउंड शेप के स्ट्रक्चर है, ये एल्वेलाई कहलाती है। ठीक है, एल्वेलाई को आप एयर सैक भी कहते हैं या हवा की नाली, हवा की थैली, जो भी उर्दू में अगर आप देखेंगे तो आपको हवा की थैली या एल्वेलाई जो है वो जैसे कहते हैं, वो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स का। तो यहाँ जाके एयर जो है वो फिर एक्सचेंज करती है गैसेस का ब्लड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर जो भी आर्टेरियल ब्लड होगा, कैपिलरीज होंगी, उन कैपिलरीज से फिर ऑक्सीजन निकल के उन कैपिलरीज के अंदर यहाँ से निकल के ऑक्सीजन चली जाएगी, और कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लेकर आई होंगी, वो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, वापस इन एयर सैक्स में चली जाएगी। और जब आप एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, तो ये फिर एयर दोबारा से वापस जाती है ट्रैकिया के थ्रू नेज़ल कैविटी में, और फिर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक, तो जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये एयर ट्रैवल करती है, इस तरह नीचे आती है, और यहाँ एयर सैक्स के अंदर जाके फिर एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जब ये वापस आती है तो ये एक्सपायरेशन कहलाता है, और जब ये ऑक्सीजन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब आप सांस लेते हैं तो ये एयर के ज़रिए ऑक्सीजन ट्रैवल करती हुई कहाँ जाती है, इन एल्वेलाई के अंदर। राइट, तो ये कुछ इसका, उसमें कुछ मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, मेनली मसल्स हैं, और सेकंड जो है वो लंग्स की कवरिंग आ जाती है। तो जिस तरह आपने ब्रेन पढ़ा है, एब्डोमिनल कैविटी पढ़ी है, तमाम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को कोई ना कोई मेम्ब्रेन जो है वो बाहर से कवर करी हुई होती है। तो इसी तरह से जो लंग्स को मेम्ब्रेन कवर करती है उसको आप प्लूरा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरा लंग जो है, इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है, इसको आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरा भी कहते हैं। और कुछ मसल्स होते हैं जो कि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं तो मसल्स जो है वो हेल्प करते हैं आपके लंग्स को एक्सपेंड करने में और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में। तो उनमें से एक मसल जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ होता है, जो एब्डोमिनल वो एब्डोमेन कैविटी के ऊपर की तरफ आता है, इस तरह से लंग्स को नीचे से कवर करता है। ठीक है, इसको जो है वो डायफ्राम कहते हैं। तो जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं, यानी इंस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो ये डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसके डायफ्राम के नीचे आने की वजह से क्या होता है कि लंग्स को जो है एक्सपेंड करने के लिए स्पेस मिल जाती है, सही, और लंग्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं, और एयर जो है इस तरह से लंग्स के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकती है इजीली। ठीक, डायफ्राम के बाद जो दूसरे मसल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं लंग्स के एक्सपेंड और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में, तो वो जो मसल्स कहलाते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं। आपको उनके दो रिब्स के दरमियान में जो है कुछ मसल्स होते हैं जिनको आप इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और ये जो मसल्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। ठीक, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ऊपर की जो लेयर होती है यानी आउटवर्ड जो लेयर होती है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं। और इसको जब आप यहाँ से हटा के देखते हैं, ये जो है थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको इसका जो है वो सेक्शन करके दिखाया हुआ है। तो इसी लेयर के नीचे यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की लेयर के नीचे एक और मसल्स की लेयर होती है जिसको आप इंटरनल कॉस्टल मसल्स कहते हैं। यानी आउटर लेयर जो है वो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स कहला रही है, और जो इंटरनल लेयर है वो इंटरनल कॉस्टल मसल्स कहला रही है। ये दो लेयर्स जो होती हैं इनके डिफरेंट मूवमेंट के जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, दो लेयर होने का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं। सांस अंदर लेने को इंस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। तो जब आप इंस्पायरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं ये एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ। तो लंग्स को जो है वो एक्सपेंड करवाती है, उस तरह से एयर जो है वो
इजीली जो वो अंदर की तरफ ट्रैवल करती है लंग्स के अंदर। ठीक है, जो सेकंड लेयर होती है वो इंटरनल कॉस्टल लेयर है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो लंग्स को एक्सपेंड करने में और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में ये दोनों मसल्स मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स फंक्शन करते हैं, और जब एयर को बाहर निकालना होता है यानी एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल कॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसमें देखा, और ये आपने देखा कि जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है नेज़ल कैविटी से लेके और ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट वाला पार्ट है यानी नेज़ल कैविटी ऊपर वहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसकी टर्मिनल एंड है यहाँ तक जो है कंडक्शन हो रही है। यानी कंडक्शन का मतलब क्या है कि एयर जो है वो ट्रैवल करने के लिए जो पैसेज काम कर रहा है वो ये सारा पैसेज जो है वो एयर को ट्रैवल करवा रहा है, यानी उस टारगेट जगह पर लेकर आ रहा है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। और एल्वियोलाई में क्या फंक्शन होता है? एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऊपर जो पार्ट है वो तमाम का तमाम उसका फंक्शन क्या है? एयर को जो है वो एल्वियोलाई तक लाना। और एल्वियोलाई में क्या फंक्शन होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की एक्सचेंज करना, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई में जाएगी और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्रोंक्यूल्स का, एज कम्पेयर टू दीज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट। ठीक है, ट्रैकिया की जब आप शुरू का पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्रेइश स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के। कार्टिलेज आपको पता है कि थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टफ स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रैकिया को ओवर एक्सपेंड होने से बचाता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर है और तो इसकी एक पेटेंसी को, इसकी जो अपनी एक स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि एयर के प्रेशर की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट ना आए, प्रेशर कम या ज़्यादा होने की वजह से, तो इसके ऊपर ये जो कार्टिलेजेस हैं इसकी रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर के पोर्शन में ये पूरे रिंग्स हैं। फिर जैसे जैसे ये ब्रांचेस इसकी होती जाती हैं तो ये जो कार्टिलेज का पोर्शन है कम होता चला जाता है। ठीक है, ब्रोंकाई में देखें ये इस तरह से डिवीजन, जैसे जैसे डिवीजन होती जाती है ये कार्टिलेज का पार्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और फिर जब ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये कार्टिलेज का जो पार्ट है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ सिंपल जो है वो मस्कुलर लेयर होगी। ठीक, और ये लंग्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें आप कि किस तरह से इसके लोब्स होते हैं लंग्स के। ठीक है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो कि आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ़्ट लंग है। सेंटर में आपको हार्ट का पोर्शन नज़र आ रहा है। तो लेफ़्ट लंग में आपको पता है 2 लोब्स होते हैं। ये ऊपर का लोब है, ये बीच में एक फिशर आता है जो कि डिवाइड करता है लोब्स को। ठीक है, एक ही लोब है, एक ही लोब है। लेफ़्ट लंग में जो है वो 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो हार्ट ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, इसलिए लेफ़्ट लंग जो होता है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। राइट लंग में 3 लोब्स नज़र आपको आ रहे हैं। एक लोब ये है, एक ये और ये, 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, राइट लंग में सेंटर में आपको मेडिस्टिनल कैविटी जो है, यहाँ पे आपको हार्ट नज़र आ रहा है, ये एओर्टा है। ठीक है, ये इसकी वेना केवा और फर्दर इसकी एओर्टा की ब्रांचेस हैं। और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है ट्रैकिया को आप सांस की नाली भी बोलते हैं, जिसमें से एयर ट्रेवल करती है। और ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे होती है आपकी वज़ा की नाली, जिसको आप इसोफिगस कहते हैं। ठीक है, इसोफिगस जो है वो फेरिंग्स का ही कंटिन्यूएशन होता है। ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन।
यानी हम यहाँ पे इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो हम कह रहे हैं इसका क्या मतलब है और इसमें कौन कौन से जो है वो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन की जो टर्म है रेस्पिरेशन की, इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी सेल्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, बॉडी सेल्स यानी जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स मौजूद हैं उन तमाम को ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ करना। किस चीज़ से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, क्योंकि ज़ाहिर आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन मिल रही है, और वो ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई हो रही है? सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सेल्स के अंदर जो, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के जो है वो बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, किस तरह से, यानी रेस्पिरेशन का बेसिक क्या है, मेन फोकस क्या है रेस्पिरेशन का? ओके, तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक तो लंग्स जो है वो ऐसे आउटवर्ड आ रहे हैं और साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं और नीचे की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं। तो तीनों डायरेक्शन में इनको एक्सपेंड करने के लिए जो है मुख्तलिफ मसल्स इसकी हेल्प करते हैं। आउटवर्ड और साइड से इस तरह से एक्सटेंड करने के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स काम कर रहे होते हैं, और नीचे की तरफ इनको एक्सपेंड करने के लिए कौन सा मसल्स काम कर रहे हैं? डायफ्राम। ठीक है, यहाँ से डायफ्राम नीचे जाता है, इधर से लंग्स एक्सपेंड करते हैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड। यहाँ से इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ ऐसे बाहर की तरफ स्पेस बनेगी और साइड में स्पेस बनेगी। इस तरह से लंग्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं सामने की तरफ, साइड में और नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से मूव करने से क्या होता है कि लंग्स को स्पेस मिलती है और एयर का जो प्रेशर होता है वो यहाँ पर अंदर कम हो जाता है। जब यहाँ पर लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स की स्पेस बढ़ जाती है। स्पेस बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ जो वॉल्यूम है लंग्स का ये बढ़ गया है और इसके अंदर जो एयर का प्रेशर था वो कम हो जाता है। तो कम एयर के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा प्रेशर फिर कम प्रेशर की तरफ इजीली मूव करता है। ठीक है, और जब डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और जब इंटरकॉस्टल मसल्स इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, ठीक है, ऊपर से भी और साइड से भी, तो क्या है कि लंग्स जो है वो दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और इसकी जो वॉल्यूम होता है या स्पेस जो होती है लंग्स की वो कम हो जाती है और इसके अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है एयर का। लंग्स के अंदर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, और ज़्यादा प्रेशर से फिर ट्रेवल करती है एयर कम प्रेशर की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे वॉल्यूम कम होता है, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, स्पेस कम होती है, तो यहाँ पर एयर का प्रेशर बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से क्या होता है फिर एयर जो होती है वो वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। इस तरह से फिर दोबारा लंग्स एक्सपेंड करते हैं डाउनवर्ड, अपवर्ड, और इसका वॉल्यूम बढ़ता है और इसके अंदर जो है वो प्रेशर कम हो जाता है एयर का, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फिर दोबारा से एयर जो है वो अंदर आ जाती है और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जिसको आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस तरह से होता है। ओके, तो ब्रीदिंग के बाद जो सेकंड पार्ट आता है रेस्पिरेशन का वो आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक जिसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है यानी उसमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कहाँ होता है? बिटवीन एल्वेओलाई यानी लंग्स के अंदर और ब्लड के अंदर। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो होता है टिश्यूज, सेल्स एंड ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एयर आई है ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू फिर ये एल्वेओलाई तक आती है, और ये एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो एल्वेओलाई है इसके साथ ही जो है वो कैपिलरीज का पूरा जाल बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होता है और इस ब्लड के अंदर जो है जो कि लंग्स से गुजरता है ये ब्लड, ठीक है, जिसको आप पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी
की जो ब्रांचेस हैं कैपिलरीज, वो जब यहाँ से ब्लड उनके थ्रू गुजरता है तो उनमें उस वक्त जो क्वांटिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर इन द एल्वेलाई। सही। तो एल्वेलाई के अंदर जो उस वक्त एयर होगी उसके अंदर, क्योंकि वो फ्रेश एयर है, आपने इंस्पायर की है, उसके बाद इनहेल की है जो भी एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और आर्टेरी जो पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है। तो आपको पता है कि चीज़ें डिफ्यूजन के ज़रिए यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, दिस इज़ द रूल। तो यहाँ पर जिस चीज़ के भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो मूव करेगी कहाँ पर, एल्वोलाई के अंदर। और एल्वोलाई के अंदर जिस गैस की, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो मूव करेगी एल्वोलाई से कहाँ पर, कम कंसंट्रेशन की तरफ। ऐसे नहीं कि जो आर्टेरियल ब्लड है इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होती है। दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये ब्लड जब पूरी बॉडी से होता हुआ हार्ट में आता है और हार्ट से फिर लंग्स में आता है प्योरीफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जो ग्रे कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, ये यहाँ से मूव कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर, एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से ऑक्सीजन मूव कर रही है कहाँ पर, कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, और आगे जाके फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चली जाएगी, हार्ट में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो कि हो रहा है लंग्स के एल्वेलाई के अंदर और कैपिलरीज के दरमियान, इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है टिश्यूज़ के दरमियान और ब्लड के दरमियान। तो जो सेल्स हैं वो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो जाता है इनके अंदर, तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के नतीजे में यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है इन सेल्स के अंदर किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बढ़ जाती है। तो जब सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो निकल के कहाँ जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, ये कैपिलरीज, ये सेल्स। तो सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आती है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होती है वो निकल के फिर कहाँ जाती हैं, ब्लड के अंदर। ठीक है, और ब्लड में जो आर्टेरियल ब्लड इधर से आ रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा है, और ये ब्लड निकल के फिर कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस से निकल के फिर कहाँ चला जाता है, सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वही वैसे ही डिफ्यूजन के ज़रिए फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है मेटाबॉलिज्म के बाद, वो निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आती है और फिर वो निकल के वेन्स के अंदर। और आर्टेरियल ब्लड जो है वो उसमें कंसंट्रेशन कार्बन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन फिर निकल के कहाँ चली जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहाँ से फिर सेल्स के अंदर। और ये जो है ये इंटरनल रेस्पिरेशन आपका इस तरह से चलता रहता है। ये जो सेकंड डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें दोनों किस्म की रेस्पिरेशन आपको नज़र आ रही है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, और ये हार्ट। ठीक है, अगर आपको हार्ट का याद हो, सर्कुलेशन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है हार्ट में, अगर नहीं आपको याद तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि ये जो लेफ़्ट साइड होती है हार्ट की, ये ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ जाता है, एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में इस तरह से ट्रैवल करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। और रेस्पिरेशन के हवाले से बात करें तो ऑक्सीजन फिर सप्लाई होती है सेल्स को, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ जाती है दोबारा ब्लड में। फिर ये वेनस ब्लड जो है वो रिटर्न होता है पूरी बॉडी से कहाँ पर, राइट साइड ऑफ द हार्ट पर। ठीक है, राइट साइड पर ये सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होता है, और फिर राइट साइड से ही यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है ये सारा ब्लड लेके लंग्स के अंदर। ठीक है, ये लंग्स के एयर सैक्स एल्वेलाई है। ठीक है, इस तरह से ये आ रहा है ब्लड
लंग्स में, यहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वेलाई में चली जाएगी, एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और ये ब्लड दोबारा से वापस आएगा हार्ट के लेफ़्ट साइड पर, यानी ऊपर वाला पार्ट एट्रियम जो कहलाता है, एट्रिया लेफ़्ट एट्रिया में आएगी, लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से एओर्टा के ज़रिए फिर पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी से फिर वापस हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस आपका जो है वो कंटिन्यू रहता है। इसकी जो नोट्स वगैरह हैं, पहली जगह जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लिश की वजह से, तो ये मैंने उर्दू में आपको बहुत ईजी करके सिंपल वे में समझाया है, इसको आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा आपको खुद भी कोशिश करें बुक से देखने की। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी, जैसे ब्रीदिंग होती है, आपने देखा होगा आपकी ब्रीदिंग जो है वो कभी फास्ट और कंडीशन में कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट पर होती है। जैसे जैसे बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या होगा कि आपके कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, आपके नर्व्स के थ्रू जो है ये कंट्रोल हो रहा होता है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और नर्व्स के थ्रू जो है ये दो सिस्टम मिलकर जो है इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के नाम से ही आपको मैकेनिज्म मिलेगा, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी आपका जो रेस्पिरेशन है यानी सांस लेने का जो आपका प्रोसेस है वो किस तरह से कंट्रोल होता है, इसका जो है वो ये आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो ज़ाहिर नर्वस सिस्टम को ही मैसेज देने के लिए होते हैं ये रिसेप्टर्स भी, तो कुछ डायरेक्ट नर्व्स के थ्रू जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और कुछ जो है वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में जो कि आपकी जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो आर्टेरियल ब्लड जब कैरोटिड आर्टरी से गुजरता है और उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ से फिर वो वेंटिलेशन का प्रोसेस बढ़ा देता है, यानी आपकी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट करता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो बॉडी के अंदर। सेकेंड जो है वो आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं और वहाँ से जो वो ये सारा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, राइट। और वहीं से आपके जो मूवमेंट है मसल्स की, इंटरकॉस्टल मसल्स की, डायफ्राम की, ठीक है, तो ये सारी जो मस्कुलर मूवमेंट है ये भी वहीं से कंट्रोल हो रही होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू कि आप किस तरह से इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं। और सेकंड जो कंट्रोल हो रहा होता है वो ब्लड के अंदर जो लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो कीमो रिसेप्टर्स जो हैं उसको डिटेक्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ होता है तो भी ये जाके उस रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं और फिर वहाँ से आपका जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो फिर फास्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है और कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे फिजियोलॉजी में आपकी आ जाती है एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेशन। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इस तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं जिनमें आप जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी में ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मकदार में पैदा होने चली जाती है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है मसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपका जो ब्रीदिंग का सिस्टम है वो अल्टर होता है। और कुछ कंडीशंस हैं जैसे आप स्पीच कर रहे हो, सिंगिंग या कोई इमोशनल आपको कंडीशंस होती हैं तो उस दौरान भी जो है वो ब्रीदिंग अल्टर हो जाती है, आपका जो ब्रीदिंग का नॉर्मल फेनोमेना है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कुछ ड्रग्स की वजह से जो है वो स्लो हो सकता है, ठीक है, जैसे सेडेटिव्स आप लेते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं या स्लीप के दौरान भी जो है वो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका स्लो हो जाता है, राइट। तो एक्सरसाइज है, कुछ जो फीवर वगैरह है उसमें आपका जो प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। और बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो आपकी नेज़ल कैविटी में हो सकती हैं और एयर पैसेज में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे साइनोसाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है और डिप्थेरिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो ब्रीदिंग का जो
प्रोसेस है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस जिनको आप डिस्निया कहते हैं वो डेवलप हो सकती है। तो डिस्निया किसे कहते हैं? पेनफुल ब्रीदिंग। पेनफुल ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि जब आप सांस लेते हैं तो वो आपको फील हो, नॉर्मली आप सांस ले रहे होते हैं तो आपको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आप डिस्निया की आपको कंडीशन होती है या हाइपर एपनिया या इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आपको अपना जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो फील करने लगते हैं। तो वो फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये तमाम इसमें चीज़ें आ सकती हैं। और ये आपका हो गया रेस्पिरेशन का फिज़ियोलॉजी, जो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया मैंने। इसमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं की है, क्योंकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है, ना एनाटॉमी पढ़ी है ना फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिक आपको इसका मैकेनिज्म समझने में। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो जो भी होगा वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नोट्स वगैरह आप इसके बना लें, उसमें भी हेल्प आउट आपको किया जाएगा अगर आप पूछेंगे तो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम फिर हम न्यू वीडियो के साथ आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।